हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवोपाध्याय बायो क्लास। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था। इसमें हम लोगों ने लगभग 4 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम टोटली बात करने वाले हैं आरएनए वर्ड के बारे में। इसी में हम देख लेंगे कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, और कुछ तमाम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, और काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं ये लेक्चर होने वाला है। आपको पता होगा कि जब हम आरएनए वर्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स जैसे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया, ये तो बिल्कुल प्योर है। अच्छा, डीएनए हर जगह घूमता फिरता नहीं है, उसको पता है कि हम जेनेटिक मटेरियल हैं, तो हमको स्टेबल रहना पड़ेगा। डीएनए चूंकि स्टेबल है, यानी कि रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, किसी से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। बट असल आरएनए में क्या होता है, आरएनए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से काफ़ी लेस स्टेबल होता है, बहुत ही कम मजबूत होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना नहीं जाता वो। हालांकि कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे टीएमबी में हो, कोरोना वायरस वगैरह में हो सकता है यहाँ पर आप देखेंगे ये डबल स्टैंड फॉर्म में जब होता है तो जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में भी देखा जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में आप इसको देखेंगे जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब हम आरएनए वर्ड की बात करते हैं तो इस जैसे स्टार्टिंग में कोई हर एक चीज कुछ सीख के नहीं आता, सब कुछ यही सीखता है। वही प्रोसेस समझिए आरएनए का है। आरएनए को चूंकि कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, ये अर्थ पर सबसे पहला जो आरएनए को एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि आरएनए, देखिए डीएनए तो एक सिंपल काम करता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफर करेगा पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को। लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कोई ऐसा मटेरियल जो कि मल्टी टैलेंटेड होता है, यानी बहुत सारे काम कर सकता है, हम उसको आरएनए के तौर पर उसको हम समझते हैं। और आरएनए का काम होता है कि ये एक काम नहीं करता, बहुत सारे वर्क में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप देखेंगे मैसेंजर आरएनए, इसके पार्ट्स हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, उसी को हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। यानी टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए, ये टर्म सभी क्या है, उसी के टाइप्स होते हैं। यानी आरएनए को आप ये नहीं कह सकते कि आरएनए साहब आपका सिर्फ एक काम है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, नहीं। उसे पता है कि मैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में तो मोस्ट ऑफ कहीं हूँ ही नहीं। तो ऐसा करो कि जैसे होता है कि कोई व्यक्ति जब पढ़ने में ठीक ठाक नहीं होता है तो क्या करता है, अपने अंदर कोई ऐसी टैलेंट छिपा के रखा होता है, उस टैलेंट से वो बहुत बेहतर बन जाता है। ऐसे आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में तो ज्यादा इसको नहीं जाना जाता, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल के अलावा अगर वो कुछ काम करता है तो बहुत सारे काम करता है, जो कि हम कह सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी एनिमल्स के अंदर या किसी भी लिविंग्स के अंदर वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। कहीं प्रोटीन बनवा रहा है, कहीं पर वो अमीनो एसिड को पिकअप करता है साइटोप्लाज्म से, कहीं पर वो राइबोसोम देखेंगे कि एमआरएनए पर जुड़ा हुआ है, बहुत सारे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए। अभी राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है। ये कुछ क्या करता है, राइबोसोम एक इंफॉर्मेशन लाएगा, और इंफॉर्मेशन टीआरएनए पर मौजूद है। जो कोडान वाले पार्ट है, उस कोडान से वो अमीनो एसिड को क्या करता है, जो मैसेज आएगा, जैसे मान लो कि अमीनो एसिड मैसेंजर, सॉरी, जैसे मान लीजिए एमआरएनए कहा कि मुझे मेथियोनिन बनाना है, मेथियोनिन प्रोटीन चाहिए। अब वो क्या करेगा, टीआरएनए पर लगा है, वो मेथियोनिन का नाम सुनता है राइबोसोम के माध्यम से, और वो तुरंत पकड़ लेता है साइटोप्लाज्म से एयूई को। यानी जो उसको अमीनो एसिड चाहिए उस हिसाब से वो कोडान को क्या करता है, कोड को पकड़ लाता है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। यही काम है। तो अब हम देखने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में, जो मैंने आपसे बताया है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगा, बस सर से जो समझा दे वही सारी चीजें हैं। तो बहरहाल कुछ बातें तो लिखा ही दूं, ताकि आपको आरएनए वर्ड के बारे में जब आप आए हैं समझेंगे तो कुछ जानकारी मिल जाए, लिख भी लीजिए। मामला क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, तो आप अपना नोट्स निकाल लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बातें लिखाता रहूंगा उसको आप लिखते भी रहेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, चलिए। देखो आरएनए, जब हम वर्ड की बात करते हैं इसमें क्या बताएंगे भैया, आरएनए को हम बता देंगे कि ये एक ऐसा, पहला जो है क्या, ये हम इसको जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑन द अर्थ। फर्स्टली, ये सबसे पहला अर्थ पर इसको हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि
डीएनए क्या होता है? डीएनए इवॉल्व्ड कहाँ से? फ्रॉम द आरएनए। आरएनए से ही बाद में क्या होता है कि ये, क्योंकि ये फास्टेस्ट होता है आरएनए वाला बनने का प्रोसेस, आरएनए से ही बाद में इवॉल्व होता है कौन? डीएनए वाला प्रोसेस। समझ में आ गई इतनी बातें? नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे क्या कहना चाहता है ये, देखेंगे। ये कई सारे इसके डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं टेरिबल, बहुत सारे इसके पार्ट भी समझेंगे। जैसे कैसे क्या करता है आरएनए तो समझते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसको फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता नहीं इसमें, ये आप समझते होंगे। अब आरएनए में ही आपने देखा था, यहाँ पर एक जगह पढ़ा था कि यूरेसिल पाया जाता था, कहाँ पर? थायमिन के स्थान पर, है ना, ये तो था। यहीं पर आपने देखा था कि जब आपने पढ़ा था वो पेंटो शुगर वाला मैंने पढ़ाया था, जब याद करिए, तो यहाँ पर जो शुगर का स्ट्रक्चर लिया था तो यहाँ पर HOS था, है ना। लेकिन जब आपने डिऑक्सी पेंटो शुगर देखा था तो यहाँ पर एक H था, एक H था, यानी दूसरे कार्बन। अर्थात जब हम डीएनए की बात करते हैं तब यहाँ पर आप देखेंगे एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है, लेकिन जब आप आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर दो, एक OH आ जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि OH है, जल्दी रिएक्शन कर लेगा, जब रिएक्शन ज़्यादा कर लेगा यानी रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट में, ये स्टेबल बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है आरएनए स्टेबल कम है? क्योंकि ये रिएक्टिव क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव ज़्यादा होता है इसमें OH होने के कारण, क्योंकि OH भी इसमें ग्रुप पाया जाता है जब हम शुगर के माध्यम से पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब हम इसमें देखेंगे जैसे ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर, जैसे मैं अगर बात करूं पहले RRNA, RRNA आपको पता है क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। समझ में आ गया इतनी बातें? देखो, राइबोसोमल पढ़ लो, चाहे हम तो कह रहे हैं पहले चलो RRNA पढ़ लेते हैं। देखो, राइबोसोमल को क्या बताते हैं, ये क्या करता है, एक प्रकार से ये साइट प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? साइट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है ना। एक प्रकार से कैसे काम करते हैं ये लोग? कैटलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे होते हैं ये कैटलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, ये तो समझ आता है। क्या करता है? कुछ एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, कुछ एंजाइम्स के साथ बाइंड होता है। जैसे यहाँ पर आप बैक्टीरिया के केसेस में देखते थे क्या था, राइबोजाइम, जो कि बैक्टीरिया के केसेस में आपको देखने को मिलेगा। ये सब प्रोसेस क्या है, राइबोसोम के अंदर पाई जाने वाला, क्योंकि राइबोसोम एक क्रूशियल पार्ट है, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो राइबोसोम के अंदर पाई जाने वाले आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए के रूप में जानते हैं। समझ में आ गई कितनी बातें? आगे देखेंगे इसमें हम लोग। अब देखेंगे दूसरा, अगर मैं यहाँ पर समझूं आपको भैया, mRNA क्या होता है ये? mRNA, देखिए मैंने कहा ना वो शॉर्ट नोट में समझाऊंगा, लेकिन समझा सब रहा हूँ, लिखा बहुत कम कम रहा हूँ, इसको समझिएगा। अब बात है mRNA यानी मैसेंजर नामी से, तो मैसेज लाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? तो इसको सबसे पहले हम बता देंगे क्या नाम है इसका, मैसेंजर आरएनए के रूप में इसको हम समझते हैं। क्या काम करता है, कैसे एक्ट करता है? तो ये काम करता है टेम्पलेट की तरह काम करता है। क्या टेम्पलेट? डीएनए डबल स्ट्रैंड में दोनों को तोड़ के अलग कर दीजिए, वो टेम्पलेट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये कैसा काम करता है? ये टेम्पलेट के रूप में क्या करता है? कोड करता है। किसको? कोड फॉर अमीनो एसिड। क्या मामला समझ आ रहा है? ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है? कोड करता है। यानी कुल मिला करके ये सब काम कौन करवा रहा है? मैसेंजर आरएनए के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और हम देखने वाले हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, मैसेंजर आरएनए जैसे मान लेते हैं भैया कि ये हमारा, यहाँ समझिएगा, जैसे मान लो कि ये आपका 3' है, ये 5, ये mRNA है। अच्छा, इसी mRNA के ऊपर आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या लग जाता है, इसे ये सब राइबोसोम लग जाते हैं यहाँ से। देखो ये सब, ये राइबोसोम मान लगे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं। इस राइबोसोम को लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम के रूप में जानते हैं। समझ में आई की बात है? यानी हमने कहा कि मैसेंजर आरएनए है, बहुत सारे राइबोसोम को बैठा के रखता है अपने ऊपर। अब यही राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री है, यही मैसेज देते हैं, इसी के द्वारा मैसेज जाता है, तब टीआरएनए पकड़ के लाता है अमीनो एसिड, क्योंकि ये बताएगा। जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, सॉरी इस राइबोसोम ने कहा कि भैया हमको मेथियोनिन चाहिए, इसने कहा हमें क्या चाहिए? मेथियोनिन चाहिए।
यानी इसने मैसेज दे दिया, राइबोसोम ने किसको दे दिया, इसने कहा मैं टीआरएनए को दे रहा हूँ, क्योंकि टीआरएनए भी बताता हूँ क्या है। टीआरएनए के पास मैसेज गया कि टीआरएनए बेटा जरा मुझे मेथियोनिन लेकर आओ। तो ये क्या करता है, ये बेचारा अडाप्टर की तरह होता है, इसे एक साइड से पकड़ेगा यहाँ से, इसने पकड़ा, इसको पता लगा ये मेथियोनिन मांग रहा है, एम्प्टी मेथियोनिन मांगा, इसने तुरंत साइटोप्लाज्म से यहाँ यूएयूजी पकड़ लिया। यानी इसको पता कि कौन सा कोडान पकड़ना है। ये तभी कोडान पढ़ पाता है जब इस आरएनए सॉरी इस राइबोसोम के द्वारा मैसेज जाता है टीआरएनए के पास कि मुझे मेथियोनिन चाहिए। एक एरिया पर इसको एमटी पता चल गया, क्योंकि इस टीआरएनए का काम है रीड करना, और ये रीड यही कर पाता है, जेनेटिक फॉर्म में होता है, कोडान के फॉर्म में। तो ये इस कोड को पढ़ता है, और कोड को पढ़ने के बाद उसी कोडान को पकड़ता है, साइटोप्लाज्म से उठाता है, कहता है लो प्रोटीन बना के तैयार करो, इस बॉडी में प्रोटीन डालो, शरीर में नहीं इसकी एनर्जी। क्या मामला समझ में आ रहा है इतनी बातें? तो बहरहाल ये तो अलग बात है, इसका अलग क्लास होगा तब बताया जाएगा टीआरएनए का पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है। बहरहाल अभी समझना है कि ये एमआरएनए देखो यहाँ पर इसीलिए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो यही चीज मैंने लिखा है, कोड फॉर एमिनो एसिड, और ये मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, चूंकि ये कैटलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, आपको पता होगा। अब देखेंगे एक हो जाएगा हमारा एमआरएनए के बाद, अगर मैं देखूं यहाँ से, देखो टीआरएनए क्या था इसका, टीआरएनए या इसी को हम लोग बोलते हैं एसआरएनए, दोनों इंपॉर्टेंट है। टी फॉर होता है ट्रांसफर आरएनए, क्या होता है भैया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, क्योंकि ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है तो इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए का हो चाहे फिर इसको सॉल्युबल आरएनए के रूप में कहो, ये बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या काम करता है भैया, ये काम ये करता है कि ब्रिंग करता है, अभी जो मैंने आप सब समझाया, ब्रिंग करता है किसको, एमिनो एसिड को, किस लिए, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गई थी बातें। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड को पकड़ता है, कहां से भी, चादुलिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पड़े अमीनो एसिड, पकड़ पकड़ के खींचेगा सबको, कहेगा आओ तुम लोग आओ, तुम्हारी डिमांड है, अमीनो एसिड ने, राइबोसोम ने कहा कि हमें ये चाहिए, और इस अमीनो एसिड को पकड़ के लाओ, और मैं उस हिसाब से प्रोटीन तैयार कर दूंगा। तो ये काम अमीनो एसिड को पकड़ रहा है। एक काम और कर सकते हैं, ये काम करता है क्या, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, साथ ही साथ रीड करता है, रीड द जेनेटिक कोड को, यही जेनेटिक कोड को रीड कर सकता है, बाकी सबके बस के बात नहीं कि चले सब लोग कर पाएंगे, याद करिएगा इस बात। जेनेटिक कोड को रीड भी कर लेता है और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। चूंकि आप जानते हैं कि ये एडाप्टर के नाम भी जाना जाता है, एडाप्टर होता है, समझिएगा एडाप्टर क्यों कहा, क्योंकि अभी जो मैंने बताया था वो देखो, जैसे ये मान लो ये एरिया हमारा ऐसा है, ये एडाप्टर है, मैसेंजर आरएनए ने जानकारी दिया कि हमको एमटी चाहिए, इसने कहा एमटी चाहिए, ये पकड़ कर लाएगा कि भैया चलो मेथियोनिन एयूजी यहाँ से चलाएगा। तो यानी एडाप्टर के रूप में है, यानी एक के अलावा बहुत काम करता है। यानी आपने देखा मल्टीप्लग, मल्टीप्लग क्या करता है, आप मल्टीप्लग बोर्ड में लगाओ, बोर्ड में लगाओगे तो उसी बोर्ड में बहुत सारे होल्स होते हैं, कोई भी प्लग लगा दो, चार्जर का प्लग अलग लगा दो, है ना, टॉर्च का प्लग अलग लगा दो, सेविंग मशीन का प्लग अलग लगा दो, क्योंकि बहुत सारे प्लग हैं उसमें। तो ऐसे ये भी है, एक साइड से इधर क्या करता है, पकड़ के रखता है, इधर से पढ़ा, जानकारी लिया कि हाँ राइबोसोम क्या करना है, राइबोसोम ने कहा कि भैया हमको मेथियोनिन चाहिए, और ये मेथियोनिन को पकड़ेगा और ला करके क्या करेगा, अब जैसे मान लो कि इसने इधर से जानकारी दिया कि हमको फेनिल एनिलीन चाहिए, इसने फेनिल एलिनिन को पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक हाथ से पकड़ लेता है को यू 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 को, अब यू 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 को पकड़ा साइटोप्लाज्म से, क्यों, क्योंकि यू 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 क्या बनाएगा, फेनिल एनिलीन नामक। अब ये जैसे तैयार करेगा, यानी ये दो काम कर रहा है, एक हाथ से उधर जानकारी पकड़ेगा और उधर से साइटोप्लाज्म से खींच लाएगा अमीनो एसिड को, बेस को, समझ आ गया बात। तो यही काम है, तो इसीलिए मल्टी प्लग के रूप में जानिए इसको, ये एज अडॉप्टर के रूप में काम करता है, अडॉप्ट करता है बहुत सारी चीजों को, एक साइड से इधर से, फिर उधर से लेगा, इधर भेजेगा, इधर करेगा, ये प्रोसेस है, ये टीआरएनए का है। यानी टीआरएनए का एक बहुत अहम रोल है, जान लीजिए। ये भी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे टीआरएनए का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तो बहरहाल हम आरएनए के विषय में आपको हल्का फुल्का समझा रहे हैं, इसी समय जान लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ना है आपको, ये सब चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझना है, हम यही बता देते हैं, देखो एक एक वैज्ञानिक थे भैया, जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक क्या करते, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल।
जैसे लौंग का जो पत्ता होता है, लौंग के पत्ते की नुमा एक स्ट्रक्चर देते थे, इसी का नाम क्या पड़ गया था, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया जो मॉडल था टीआरएनए का, क्लोवर लीफ मॉडल कहा गया था। इन्होंने कहा था ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को पकड़ता है और ला करके क्या भर देता है ये, ठीक है। और ये जो इसके एक चीज इन्होंने और बताया था कि जो टीआरएनए होता है उसके पास कितने आर्म्स, कितनी भुजाएं होती हैं, 5 आर्म्स प्रेजेंट इन टीआरएनए। टीआरएनए में कितने आर्म्स होते हैं, इतने होते हैं, समझ आया। यानी जो प्रोटीन बनाना है उसके लिए कोडान लाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो जैसे मेथियोनिन चाहिए आपको, तो मेथियोनिन के लिए एयूजी पकड़ेगा कोडान वाला भाग, क्योंकि एंटी कोडान इसके पास होता है, उसी एंटी कोडान साइड से पकड़ करके पॉइंट आउट कर लेता है, फिर पता पा जाता है क्या बनाना है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था वायलिन बनाना है, वायलिन बनाना है तो सी ए सी पकड़ लेगा। जैसे मान लो अभी मैंने कहा यू 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 आ गया, यहाँ लिख दो यू यू यू, यानी हमको क्या बनाना है, फेनिल एलेनिन बनाना है। या मान लो कि हमको चाहिए यू सी ए, क्या बनाना है, सेरीन बनाना है। यानी हम कह सकते हैं बहुत सारे कोडान पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, जिसकी डिमांड हमको राइबोसोम करेगा, जो कि मैसेंजर आरएनए पर जो टिका है, जो कि पॉलीराइबोसोम के रूप में जाना जाता है। जो डिमांड करेगा टीआरएनए उसी को पकड़ कर लाएगा, पढ़ देगा, पढ़ने के बाद वही पकड़ लेगा, जानकारी मिल जाएगी कौन सा प्रोटीन बनाना है। क्या मामला समझ में आता है। इतनी जानकारी हम जब बात करते हैं एक आरएनए वर्ड के बारे में, तो छोटी सी जानकारी है आरएनए के विषय में, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट बात। चलिए एक छोटा सा पहले इसको भी समझ लेंगे, क्योंकि ये सब आगे बहुत ही अच्छे स्तर से समझना, लेकिन अभी डीएनए रेप्लिकेशन समझना है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन कहता है कि डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, ठीक है ना। डीएनए मैक्स देयर कॉपीज इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। अपनी ही कॉपी तैयार कर देना, अपने देखो रेप्लिकेट करना, कहता ना कि कोई भी जीन होता है, जो जीन किसी भी बैक्टीरिया प्लाज्मिड में के माध्यम से जाता है, तो अपनी संख्या को क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, यानी अपनी संख्या रेप्लिकेट करता है। ऐसे डीएनए है, डीएनए अपनी संख्या को इंक्रीमेंट करना चाहता है, ताकि कुछ पैरेंटल मिल जाए, कुछ न्यूली मिल जाए। इसी के आधार पर हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये जानने की जरूरत है कि ये है क्या। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सीधा बताइए। पहला पॉइंट, डीएनए मैक्स देयर ओन कॉपीज। डीएनए अपनी पहले क्या करता है, कॉपी बनाता है, ये बात समझ में आ गई, अभी मैंने आपसे बताया। देखिए सेकंड पॉइंट समझेंगे, इसमें होता क्या है कि टू स्टैंड वुड सेपरेटेड, क्या होते हैं, दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, एक्ट एज, कैसे काम करते हैं, एक्ट एज टेम्पलेट। अभी जो मैंने आप समझाया था, एक्ट एज टेम्पलेट, समझ में आ गया। टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, किस लिए करते हैं टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट के रूप में काम करना होता है इनको फॉर फॉर द फॉर द सिंथेसिस न्यू, फॉर द सिंथेसिस, ये ऐसा कर दो, हाँ ठीक है, फॉर द सिंथेसिस न्यू कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। भाई अपने जैसा ही ये कॉपी कॉम्प्लीमेंट टाइप का बनाने का काम ही करता है, ये समझना, इतनी बात होगी। तीसरे पॉइंट में ये समझना है कि जो वन पेरेंट होता है और वन स्टैंड कैसा होता है, वन स्टैंड एक्ट एज पेरेंटल, एक पेरेंटल होगा। सेकंड कैसा होगा, सेकंड ऐसा होगा कि न्यूली होगा, नया बनेगा, न्यूली स्टैंड, समझ में आ गया, न्यूली स्टैंड बनेगा। ये जो स्कीम बनता है इसको बोलते हैं, दिस स्कीम कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, समझ में आ गई बातें। अब देखो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन, एक पॉइंट और समझेंगे, जो डीएनए रेप्लिकेशन आप देख पाते हैं ये कहाँ होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन यस फेज ऑफ सेल साइकिल। जब ये डॉटर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है,
उसी दौरान आप देखेंगे कि ये फेज में ही ये रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, अर्थात ये कहना कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये डबल स्टैंड डीएनए है, देखो जैसे मान लो एक मैंने ऐसा समझाने के रूप में सब बता दिया, जैसे ये मान लो डीएनए है, अभी आपस में क्या करेंगे, ये खुल जाते हैं, है ना। अब खुलने के बाद होता क्या है कि एक तो बना देता है अपना ओरिजिनल वाला, पेरेंट वाला ही रहता है, लेकिन अब पेरेंट होता है जैसे मान लो ए है, जी है, टी है, सी है, ऐसे हैं। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये उसी कॉम्प्लीमेंट के आधार पर एक डीएनए और बना देता है। तो एक तो पेरेंट वाला है और एक नया बना न्यूली बन के तैयार हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं, इस प्रकार को जो स्कीम होते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन जरूरी है, डीएनए अपनी कॉपी बनाए, लेकिन जब अपनी एक कॉपी अपनी पेरेंट रखे और दूसरा एक दूसरा नया बना दे, इस प्रकार का जो स्कीम होता है रेप्लिकेशन का, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड, डीएनए का रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या मामला समझ में आ रहा है? इतना ही आपको आपके एक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है, वो मैंने बताया। अब हम आप बात करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। सेमी माने आधा, कंजर्वेटिव माने फॉर्मेशन, यानी डीएनए बनाएगा आधा नया आधा पुराना, समझ में आ गया? वही चीज है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ इसके बाद। चलिए अब आ गए हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी वही प्रोसेस जो भी मैंने आपको समझाया था कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। पहले डीएनए है, 50% उसने अपना कंजर्व करके रखा है और 50% नया बना दिया है। तो इस प्रकार का जो कंजर्वेशन हुआ है, इस प्रकार जो रेप्लिकेशन हुआ है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली किसी और ने बताया, वाटसन क्रिक का अपना कुछ और मेथड रहा है। इन्होंने मतलब इतने बहुत बड़ा योगदान दिया है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। तो वाटसन एंड क्रिक तो जान लीजिए कि एक प्रकार से एक आधार है, यानी हम बता सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई पूछेगा किसने बताया है, तो हम बताएंगे इसमें इस मेथड को सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक साहब ने ही शुरू किया था, इन्होंने ही किया है, ये ध्यान दीजिएगा। इस बारे में इन्होंने बताया, और क्या बताया, इन्होंने कहा कि साहब जैसे मान लेता हूँ कि वही अभी जो मैंने आपको बताया था ये मेथड, देखना इस चीज को, ठीक ना, ऐसा मान कर चलो। अब जिसे मान लो कि डीएनए ही है, ठीक है ना, ये मान लो कि सारा क्या है, ये सब ये वाला एरिया मान लो था ओल्ड डीएनए है, ओल्ड डीएनए है, ठीक है। ओल्ड डीएनए हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, कुछ नया डीएनए हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, मैं इस कलर से बना देता हूँ, देखो ये सब ओल्ड डीएनए है। मान लो कि यहाँ पर ये है, ये सब क्या हो जाएंगे, न्यू डीएनए हो जाएंगे। तो यानी कुछ तो ओल्ड वाला यानी कंजर्व है भी, कंजर्व माने क्या होता है, सुरक्षित रखना। तो डीएनए क्या होता है, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ केवल 50% ओनली न्यूली डीएनए है, ठीक है, फाद, समझ में आया? बाकी आप क्या बता देंगे, बाकी आप इसमें बता सकते हैं कि ये तो है, लेकिन 50% क्या हो जाता है इसमें, 50% इसमें कंजर्व है, यानी 50% पुराना वाला है। तो 50 तो नया हमारा परसेंटेज बन गया है, और 50 हमारा पुराना वाला अभी भी क्या है, सुरक्षित है। उसी चीज को मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया, यानी हम कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज कैसे, टेम्पलेट, क्या होते हैं ये, टेम्पलेट की तरह ये लोग काम करते हैं। समझ में आई कितनी बातें, टेम्पलेट करते हैं ताकि ये बाद में क्या करते हैं, फॉर द, चाहो तो लिख लो इसे, फॉर रेप्लिकेशन। क्या मामला समझ में आ रहा है इतनी बातें, जो चीजें उन्होंने कहा था उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब तो वाटसन क्रिक की बात तो समझ में आई, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भैया एक्सपेरिमेंटली कहाँ से आया है, तो ये लिख देंगे पे चाहो तो, देखो ये स्टार बना लेना, स्टार बनाओ, यहाँ पर लिखो एक्सपेरिमेंटली। अगर ये पूछा जाएगा किसने दिया था, हम बताएंगे मेल्सन्स, MESELSON, मेल्सन्स एंड स्टैल, STAHAL, मिस्टर मेल्सन्स एंड स्टैल साहब। ये लोगों ने मिस्टर मेसल्स एंड स्टॉल साहब ने जब दिया इसको, कब, 1958 में, किसमें, ई
कोलाई। ई कोलाई में इन्होंने देखा और एक पौधे का किस पर किया था, तो ये भी देख लो यहाँ पर किस पर किया था, इसमें क्या था, इसमें दिया था विसिया फाबा, ठीक है ना। ये 1958 की घटना है, ध्यान रखिएगा। ये 1958 में इन लोगों ने क्या किया, विसिया फाबा नामक एक पौधे पर एक प्रकार से इकोलाई में तो किया, और इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा गया दोनों पौधे में, एक तो इकोलाई में भी देख लिया, साथ ही साथ विसिया फाबा, इन दोनों के केसेस में इन लोगों ने क्या काम किया, इस प्रकार के सेमी कंजर्वेटिव मेथड को रेप्लिकेशन डीएनए को आराम से ऑब्जर्व कर लिया। तो यानी जब कोई पूछेगा कि भैया सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मोड के तरीके से किसने दिया, तो वाटसन क्रिक ने दिया। फिर पूछे कि कंजर्वेटिव मेथड्स को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने किया, तो कहिए कि जो हमारे ये महान वैज्ञानिक थे, यानी सबसे पहले हमने बता दिया मैसेल्सन साहब को और एक प्रकार से स्टेल साहब ने, इन लोगों ने क्या काम किया, इन्हीं लोगों ने मिल करके 1958 में ई कोलाई पर और विसिया फावा नामक प्लांट्स पर सबसे पहले काम शुरू किया। समझ में आया? अच्छा, उसके लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं इनके, अभी जो आएंगे बताते रहते हैं, इसमें हम आपको देखेंगे। देखिए इन लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पर एक बता दीजिए कि जो मैसेल्सन साहब थे, मैसेल्सन एंड स्टेल, इन लोगों ने काम क्या किया था भैया, इन्होंने यूज किया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, यानी N15। क्या मामला समझ में आया, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप होना चाहिए, N15 को यूज इन्होंने किया था, और इस प्रकार से इन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर 1958 में जारी हुए। क्या क्या जारी हुए देखेंगे इसको हम। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या काम किया कि जो ई कोलाई था, इसको क्या काम कर दिया, ग्रो करवा दिया। कहाँ पर ग्रो करवा दिया, एक मीडियम में ले लिया जहां पर अमोनियम क्लोराइड इस प्रकार का एक मेथड तैयार कर दिया, और इस प्रकार के अमोनियम क्लोराइड का एक मीडियम तैयार कर दिया, और यहीं पर इन्होंने ई कोलाई को आराम से क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। क्योंकि ये हैवी आइसोटॉप होते थे, हैवी आइसोटॉप है, ये आइसोटॉप है किसका, नाइट्रोजन का। क्या बात यहाँ तक समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप में, यानी अमोनियम क्लोराइड का, भाई आइसोटोप बनाना तो अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम को हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन पर ई कोलाई को क्या कर दिया, ग्रो करा दिया। समझ में आया, इतनी बातें जब हुआ फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये था कि ये जो N15 था, N15 इसको वॉज इनकारपोरेट कर दिया गया, इन कारपोरेट किसके साथ, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, जो नया वाला डीएनए हम डुप्लीकेट बनाते हैं उसके साथ क्या कर दिया, इसको बाद में हमने इनकारपोरेट कर दिया। जैसे इसके साथ इनकारपोरेट कर दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, डीएनए मॉलिक्यूल आराम से क्या हो जाता है, डिस्टिंग्विश्ड, यानी यहाँ से वो अलग हो जाता है। समझ में आया? और बाद में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको किस माध्यम से किया था, सेंट्रीफुगेशन। यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रीफुगेशन का मेथड किया गया, और इसके लिए हमने क्या लिया था, सीजियम क्लोराइड, क्योंकि ये एक प्रकार से हम बता सकते थे कि क्या था, ये डेंसिटी ग्रेडियंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये चीजें याद करिएगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तो एक शुरुआत किया, एक पहला पॉइंट आपने समझा कि हाँ यहाँ पर हमने सीजियम क्लोराइड का यूज किया, क्योंकि उसके डेंसिटी ग्रेडियंट के माध्यम से इसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, ताकि हम लोग जो भी डीएनए नए वाले हैं, जो डीएनए पुराने वाले हैं, इसको अच्छे से क्या करें, बाइफरकेट कर पाएं और आसानी से इसको रीड कर पाएं। ये आधार समझ में आ गया। अब इसमें हम देखेंगे अगला पॉइंट, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूँ इसका फिगर के माध्यम से। चलिए देखिए, इसमें कुछ मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली आपको करने की कोशिश की है, जिसमें कुछ सिंपल आप ये दिमाग में रखेंगे कि सिंपल क्या है भैया, कि जो मैसेल्सन थे, मैसेल्सन और जो प्रकार से जो स्टेल थे, क्या नाम था इनका, स्टेल, इन लोगों ने जब ये 1953 में
एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ई कोलाई पर, क्योंकि ये प्रोकैरियोट था। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने डीएनए लिया, डीएनए को लिया जिसमें दो स्ट्रैंड थे। जनरेशन फर्स्ट में देखा आपने कि एक लाइट वाला, यानी कह सकते हैं कि एक N15 था, एक आइसोटोप 14 वाला था, दोनों आपस में थे। फिर दोनों को क्या क्या कंजर्व करने की कोशिश की है, ये देखेंगे यहाँ से। फिर सबसे पहले क्या लिया, एक डीएनए था, 20 मिनट का समय दिया, 20 मिनट बाद आपने देखा इस फॉर्म में आपको डीएनए अपीयर्ड हुआ, जिसमें N14 और N15 आपस में दिखाई पड़े। 40 मिनट का समय और लिया, जनरेशन सेकंड में हम आ गए। इस प्रकार से बहुत सारी कॉपी बनते हुए चले गए। और आप देखेंगे जनरेशन 2 में कि N14 वाला आइसोटोप और N15 वाला दोनों आपस में दिखाई पड़ते हैं ना। अब जब ये प्रोसेस हो गया तो इससे क्या रिजल्ट हमने देखा, रिजल्ट जो हमको मिला, रिजल्ट ये कह रहा है कि यहाँ पर जो हमको एक कह सकते हैं कि जो हमने एक स्टैंड बनाया जिसमें ट्यूब लिया, इसमें हमको पहले तो मिला क्या, N15 वाला, यानी हैवी वाला मिल गया, हैवी वाला मिल गया। और 14 वाला जो एक प्रकार से बना ले तो लाइट है, हल्का है, लाइट वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा N15 वाला आपको दिखाई पड़ा एक बैंड में, एक बैंड और दिखाई पड़ा जिसमें हमने देखा N14 और N15 दोनों है, यानी कि लाइट और हैवी दोनों, अर्थात हम कह देंगे ये कैसे हैं, हाइब्रिड वाले हैं। एक और मिला हमको बैंड, जिसमें हम बैंड में देखे कि N14 एक में है और एक बैंड में N14 है, यानी टोटल 14 वाला है। लेकिन इसमें ये सब क्या है, हमको ये हाइब्रिड फॉर्म में ये सब मिलते चले गए। समझ में आ गया, यानी हम कह देंगे देखो यहाँ पर एक चीज होना, ये 15 होना चाहिए, N15, अर्थात ये सब कैसे हो गए, ये तो हमारे लिए हाइब्रिड का काम करना शुरू कर दिए। अब आपने देखा कि मैंने इसको हाइब्रिड बना दिया। तो इस प्रकार से हमको 3 प्रकार के रिजल्ट्स मिले, जिसमें कहीं पर N15 मिला, कहीं N14 मिला, तो कहीं N14 के साथ 15 मिल गया। तो जिस तरीके से हमको एक प्रकार से ये प्रूफ कर दिया गया कि इंटरमीडिएट डीएनए सजेस्टेड दैट द हाफ N15 स्ट्रैंड आर द रिटेन्ड एंड हाफ 15 स्ट्रैंड आर द मेड द, कुछ हाफ अपने पास है, बाकी N15 वाला कुछ क्या करता है, एक नया बनाने का काम करता है, न्यूली तैयार कर देता है। जो कि कंजर्वेशन जो स्कीम था, उस स्कीम को प्रूफ करने का ये सबसे तरीका बेस्ट था, जिसको देने वाले कौन थे, हमारे वही मिशेल्सन एंड स्टाल ने, जो 1953 में ई कोलाई के अंदर देखा था। वो अलग बात है, VCA फावा में भी देखा गया था, लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट था इस पे था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन देखा, जिसमें आरएनए वर्ड के बारे में देखा, और उसी सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स के जो प्रूफ करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, यानी हमने देख लिया मिशेल्सन एंड स्टाल को। बस इतनी बात रखेंगे, बाकी हम इसके कुछ मैसनरी के बारे में, रेप्लिकेशन जो होगा वो आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना साथियों, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब न किए होंगे, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा।